कमेटी है, आदिम जाति अनुसूचित जाति कमेटी है, ऐसे अनेक कमेटियों ने जांच कर जो है आदिवासियों के ऊपर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को कचरे पेटी में डाल दिया और आदिवासी के निवेदन करते हैं, मैं निवेदन करता हूं माननीय संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष को कि आप जो है भारत सरकार को कहें कि आदिवासियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से मिलकर जो है उनको जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे। और मैंने ये भी निवेदन किया था कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घोषणा तैयार किया है, उस घोषणा को हमारे तरफ से जो है जल्दी से जल्दी वो घोषणा आप तैयार करके पूरे दुनिया में आदिवासी वर्ष मनाने का काम करेंगे। ऐसा भाषण में संयुक्त राष्ट्र संघ में देके आया था और अगस्त में फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की घोषणा कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम आदिवासी हैं, तो आदिवासी के लिए सारी चीज अलग है, तो आदिवासी के लिए संविधान भी अलग से, संविधान में आदिवासियों के लिए अलग प्रावधान रखा है। आदिवासी के लिए जो है इलाके घोषित किए, उस इलाके में जो है जिस प्रकार से जो है हम अगर आजादी के बाद की बात करेंगे, यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पंचशील सिद्धांत जो है लागू किए थे। उस पंचशील सिद्धांत में आदिवासियों के लिए जो है अलग व्यवस्था थी। क्या थी? आदिवासियों की जमीन कोई लेगा नहीं, आदिवासी के यहाँ जो है कर्ज कोई देगा नहीं, आदिवासी के यहाँ शराब कोई बेचेगा नहीं, आदिवासी के यहाँ जो है पुलिस जबरदस्ती जाएगा नहीं, आवश्यकता अनुसार सरकार के कार्यक्रम जाना चाहिए। ऐसे पंचशील सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है यहाँ लागू किए थे। उसके बाद में यहाँ पर 1996 में पेशा कानून आया। पेशा कानून में यह कहा गया कि गांव के अंदर आने वाले सभी सरकारी कर्मचारी और संस्था के ऊपर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। सभी कर्मचारी और संस्था मतलब आपके गांव में अगर कोई पटवारी है, मास्टर है, आंगनवाड़ी है, फॉरेस्ट वाला है, तहसीलदार वाला है या तो पुलिस वाला है, आपकी ग्राम सभा की बिना सहमति से आपके गांव में उनका विभाग का कोई भी काम करना नहीं चाहिए। लेकिन उल्टा यहां हो रहा, बोरी गांव की ग्राम सभा ने बिरसा मुंडा का गाटा बिठाने का काम किया और यहाँ का एसपी जो है यहाँ के कार्यकर्ता को पूछ रहे हैं कि आपने जो है एक धारा 144 के होते हुए गाता स्थापना कैसे कर दी। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, कोई हमारा आदिवासी, कोई हमारा भाई मरता है, तुमको पूछ के गाड़ते हैं क्या हम? ये हमारी परंपरा है क्या? कोई मरता है तो पुलिस को बोलते हैं क्या? कोई जो है बारवा करते हैं तो पुलिस को पूछते हैं। किसी की बेटी का, किसी के बेटे का अगर शादी करते हैं, इनको पूछते हैं क्या हम? कानून भी ये बोला है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा ही उसका संविधान। मेरे कई सारे साथियों ने कहा मेरे से पहले, तो हमारी रूढ़ी प्रथा क्या है? जब कोई बच्चा पैदा होगा माँ की पेट से, तो हम पुलिस को पूछने जाएंगे कि मेरी पत्नी के पेट में दुख रहा है, बच्चा पैदा करने दूं या नहीं करने दूं? तो हर चीज में पुलिस जो है टांग अड़ाने का काम करती। तो इनको जो है समझना चाहिए कि आदिवासी इलाके के लिए आदिवासियों के क्या क्या कानून कायदे हैं। आदिवासी इलाके के लिए जो है जिस प्रकार से जितनी भी संस्था या सरकारी विभाग काम करता है, वो गांव में आने के पहले उस गांव से सहमति लेना अनिवार्य है। गांव के अंदर अगर कोई शराब बेच रहा है,
तो शराब की दुकान लगाने के पहले ग्राम सभा से पूछना है। गांव के अंदर कोई व्यापारी किसी गरीब किसान को पैसा उधार देता है, कर्जे से देता है, तो बिना ग्राम सभा के पूछे से वो किसी भी आदिवासी को जो है कर्जा नहीं दे सकता है। उसके बाद में अगर कोई गैर आदिवासी या तो कोई बैंक हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, उसने अगर जो है किसी आदिवासी को क्रॉप लोन दिया हो या किसी योजना के तहत लोन दिया हो, उस योजना का उसको लाभ मिलना चाहिए और मिलने के बाद में भी वो ग्राम सभा से सहमति लेना चाहिए, तब देना चाहिए। देते समय तो ग्राम सभा का सहमति प्रमाण पत्र लेते हैं, लेकिन वसूली करने से पहले ग्राम सभा से कोई नहीं पूछता। तो पेशा कानून के तहत यह कहा गया है कि कर्जा देने के पहले उस गांव की ग्राम सभा से सहमति लेना और वसूली करने से पहले भी उस गांव की ग्राम सभा से सहमति लेना अनिवार्य। लेकिन ये चीज हम बोलने जाएंगे थाने में कि ये गैर संवैधानिक काम, ये बैंक या ये जो है दुकानदार, ये व्यापारी जो है हमारे गांव में गैर संवैधानिक रूप से कर्जा दे रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करो, तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करे। क्यों? क्योंकि जो है वहां डर लगता है पुलिस को, और यहाँ आदिवासी है, आदिवासी समझता नहीं है, इसलिए आदिवासी को डराने का काम करता है। अब आदिवासी जो है डरने वाला नहीं है, अब आदिवासी समझ गया है, आदिवासी अपने हक को जानता है, अपने अधिकार कैसे लेना वो भी जानता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कर्ज वसूली जब करते हैं, तो पुलिस को मैं विशेष रूप से बोलना चाहता हूं कि कर्ज देने के पहले रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कर्ज देने वाले को तहसीलदार से लेना पड़ता है, और तहसीलदार अभी तक जो है किसी भी बैंक को या किसी भी व्यापारी को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं दिया है। अवैध रूप से कर्जा जो है हमारे आदिवासी इलाके में दिया जाता है और अवैध रूप से वसूली की जाती है। तो जो अवैध रूप से जो काम करता है, गैर संवैधानिक रूप से जो काम करता है, उसके ऊपर संवैधानिक रूप से कार्रवाई क्यों नहीं करते तुम? तो ये काम ये अगर नहीं करते हैं तो इनके ऊपर भी हमको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि संविधान में काम करने के लिए जिसको जो है अधिकार दिया है, वो अगर काम नहीं करता है तो उसको हटाने या उसको बदलने के लिए भी ग्राम सभा को ये अधिकार है कि ग्राम सभा जो है छोटे कर्मचारियों को जिस प्रकार से वो गांव सभा या ग्राम सभा के विरुद्ध में काम करता है, तो ग्राम सभा उसके विरुद्ध में प्रस्ताव पास करके संबंधित अधिकारी को देगा, तो तुरंत संबंधित अधिकारी उसकी तनख्वाह रोक देगा। उसके बाद में अगर ज्यादा गंभीर अपराध करता है या ज्यादा जो है गलत काम करता है तो उसकी नौकरी भी जो है वो ले सकता है। तो ये अधिकार हमको दिया है, तो इस अधिकार के तहत हमको भी जो है इनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार है। तो साथियों, जिस प्रकार से हमारे गांव में आदिवासी इलाके में जिस प्रकार से हमको जो है अधिकार दिया है, हम क्या बोल रहे थे अभी, ना लोकसभा ना राज्यसभा, ग्राम सभा, क्या बोलते हैं, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा कैसे, है ना। अभी मैं तो बोल रहा था कि ग्राम सभा को ये अधिकार, लेकिन ग्राम सभा कैसे? तो ग्राम सभा ऐसे बड़ी है कि सारा गांव को, जिस प्रकार से तुमको अधिकार दे दिया, गांव में जो है गांव की एक सरकार होना चाहिए, जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार है, भोपाल की सरकार है, उसी प्रकार से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 ये कहता है कि यहाँ पर जो है 4 सरकार बनना चाहिए। 2 सरकार है, एक दिल्ली की सरकार, एक भोपाल की सरकार। तो 2 सरकार मतलब कौन सी? एक गांव की सरकार और एक जिले की सरकार होना। जैसे गांव में हमको अधिकार दे दिया, अभी हम लोग रूढ़ी प्रथा की बात कर रहे हैं, तो
तो रूढ़ी प्रथा की हम बात कर रहे, अभी हमारा कानून जैसे जो है हमारे पटेल साहब आके बोल रहे थे कि वो हमारा देजा जो है कम लिया जाता, ज्यादा लिया जाता, कुछ गलत काम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा कि हमारा कोई कानून नहीं बना, हमारा कोई कोर्ट नहीं बना। इसीलिए पेशा कानून के तहत हमारा जिले में स्वायत्त शासन का गठन होना चाहिए। ये पेशा कानून की धारा 4 ये कहती है कि जिले में आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का गठन होना चाहिए। आपका कानून कायदा चलेगा, आपका बजट जिले में बनेगा, आपके गांव में कितना पैसा चाहिए आप जो है गांव से प्रस्ताव बना के भेजो, जिले से पैसे मांगो। तो ये कानून बन गया है। मैंने अभी कहा कि जो है बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जो है पेशा का नियम 2006 में जब कानून बना, 1996 में जब कानून बना पेशा, तो 25 साल के बाद में नियम बना रहे हैं। तो ये सरकार हमारी नहीं है, इसलिए हमारे बारे में नहीं सोचती है। इसीलिए वहां जिले में जिला पंचायत है, उसको जिला सरकार बनाओ। ये कानून बोल रहा है कि 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर जिला सरकार का गठन होना चाहिए और जिला सरकार जहां होगी वहां हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे गांव की एक सरकार होगी, जो ऐसा हम बोल रहे हैं पारंपरिक तौर तरीके से हमारी रूढ़िवादी ग्राम सभा। रूढ़िवादी ग्राम सभा में जिस प्रकार से हमारे 5 मुखिया है, वो मुखिया हमारी सरकार होना चाहिए और जरूरत पड़े तो जो है पूरे गांव को जो है वो इकट्ठा करके अपना निर्णय ले सकती है। लेकिन विशेष रूप से जो है हमारे यहाँ पर सदियों से सरकार तो 75 साल हुई, उसके 50 साल पहले अंग्रेज हुआ, उसके जो है 200, 250, 300 साल तक आर्य और मुगलों ने राज किया। लेकिन उससे हजारों साल पहले से हमारे बाप दादा जो है हमारी परंपरा अनुसार हमारे गांव की व्यवस्था को चलाते आए हैं। वही चीज जो है संविधान में भी लिखा है और पेशा कानून में भी लिखा है। तो उसको लेकर जो है हम लोगों को गांव सरकार बनाना है, जिला सरकार बनाना है। उसके बाद में हमारे गांव के विवाद हमको निपटाना है, हमारा एक न्यायालय होना चाहिए, बजट हमको बनाना है। उसके बाद में जो है हमारे पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको हमको कायम रख के आगे बढ़ना है। तो साथियों, उसी ढंग से अभी पेशा कानून सिर्फ राजस्व इलाके में ही वो पावरफुल नहीं है, जहां वन इलाके हैं वहां पर भी ग्राम सभा पावरफुल है। तो ग्राम सभा पावरफुल मतलब जो है उसके गांव क्षेत्र के अंदर आने वाले सामुदायिक संसाधन मतलब जल, जंगल, जमीन के ऊपर उनका अधिकार होना चाहिए, वो निर्णय लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून की जानकारी सरकार को गांव-गांव तक भेजना चाहिए था। उसके लिए जितना पैसा जो है आपको चाहिए वो पैसा आपके पास में था, लेकिन सरकार जो है हमको लूटने के लिए, हमारे ऊपर राज करने के लिए जो हमारे हक में बने कानून को वो जानबूझ के हमारे गांव-गांव में प्रचार नहीं किया। साथियों, ये पैसे की हम बात करेंगे, कई सारा जो है पैसा आदिवासियों को लगने वाला है, आदिवासियों को चाहने वाला है, आदिवासी मांग रहे हैं, लेकिन आदिवासियों को पैसा नहीं देते। अभी जो है बहुत सारे इलाके में, हो सकता है यहाँ भी होगा, हमारे इलाके में इस तरह से भी बातें हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जो है कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन सरकार आई कुछ दिन के बाद में बदल गई। कुछ लोगों का पैसा कर्जा माफी हुआ, लेकिन कई सारे लोगों का कर्जा माफ नहीं। दूसरी सरकार आई, उसने कहा हमने तो कर्जा माफी का वादा नहीं किया, हम नहीं माफ करें, लेकिन किसान कर्जे में फंसते 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 जा। तो किसान जब कर्जे में होगा
तो उस कर्जे से कैसे निकालना। दूसरे तरफ किसान कर्जे में फंसते जाएगा। अभी खरगोन के साथी लोग आए हैं। खरगोन के एक गांव में एक आदिवासी किसान की जमीन जो है ढोल धमाके बजाकर जो है बैंक वालों ने जो है नीलाम कर दी। तो हमारे सबकी जमीन नीलाम होने वाली, तो उसको रोकने के लिए यहाँ का हमारा जो प्रशासन है उसको जो है हमको बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में संदिग्ध दायित्व निर्धारण नियम 1979 में बना था। वो नियम ये कहता है कि कोई भी आदिवासी या दलित किसान आदिवासी कर्जा लेता है अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से, और उस कर्जे से उस आदिवासी दलित को लाभ नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो आदिवासी दलित का कर्जा भरने की जिम्मेदारी आदिम जाति कल्याण विभाग की बन जाती है। ये दायित्व निर्धारण नियम के, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए जो है हमारे जिले का कलेक्टर जिले में एक कमेटी गठित करना चाहिए। कितने आदिवासी और दलितों का कर्जा नहीं भरा रहा है, उनका कर्जा जो है आदिम जाति कल्याण विभाग भरे। तो वो एक समिति बनाएगा, जांच करेगा, जांच करने के बाद में राज्य सरकार को जो है रिपोर्ट भेजेगा, और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रदेश के आदिवासी हरिजनों के ऊपर जब इतना कर्जा बकाया है, उस कर्जे के कारण वो आदिवासी जमीन नहीं बेचे, जमीन उसके पास सदैव रहना चाहिए। ऐसे इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। और केंद्र सरकार के पास में जब भारत देश आजाद हुआ था, ये दूसरे लोग हमारे देश में आए थे, उसी समय संविधान जब लिखाया था तो संविधान के अनुच्छेद 275 परंतु 1 ने ये कहा है कि जब जब आदिवासी पैसा मांगेगा तब तब आदिवासियों को पैसा देना है। उनके लिए जो है पैसा जितना जरूरत लगेगा उसके लिए वो संविधान के 275 परंतु 1 में गच्छित धन है, उस धन को जो है हमारे पास आना चाहिए। लेकिन यहां भी जो है हमको बहुत बुरा लगता है कि हमारा जो नेतृत्व है वो जो है वहां भोपाल में जाके इस बात को नहीं उठाता। हम ये कहते हैं कि ठीक है साहब, आपकी सरकार बदल गई है, लेकिन जो है कर्जा आदिवासी और दलितों के लिए जो मध्य प्रदेश संदिग्ध दायित्व निर्धारण नियम है, उस नियम का तो जो है वो अधिकार रखता है वो, तो उसको जो है उस नियम के तहत उसका कर्जा माफ करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। तो इसके लिए जो है हम लोगों को जो है हमारे जनप्रतिनिधि को, हमारे जिला कलेक्टर को ये जानकारी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो है हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जो चुने हुए हमारे में से निकल के गए वो जनप्रतिनिधि, उनको भी कानून के बारे में जानकारी नहीं हो तो हमको उनको सिखाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ प्रशासन है, उनको भी कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको भी सिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है हमको हमारे सही अधिकार मिलेंगे। नहीं तो क्या होगा कि मैं उदाहरण दिया, पैदा हो तो पुलिस को पूछो, मरो तो मरने के पहले भी पुलिस को पूछो। तो पूरा नियंत्रण अगर जो है सरकार का हमारे ऊपर हो जाएगा तो भारत देश आजाद हो गया कैसे हम बोलेंगे। तो भाई हम आजाद है, हम स्वतंत्र है, तो हमारे लिए जो संवैधानिक अधिकार है वो अधिकार के तहत जो है हम कैसे जो है लड़ेंगे और आने वाली पीढ़ी कैसे जो है जिएगी। तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में आप कहेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहेंगे, या तो फिर बाद में नौकरी के क्षेत्र में कहेंगे, या जमीन के क्षेत्र में कहेंगे, तो हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही, चारों तरफ से आदिवासियों का शोषण हो रहा। तो इस शोषण के विरुद्ध में हमको जो है लड़ना चाहिए, लड़ना पड़ेगा। एक बात ये भी है कि ये इलाका जंगल वाला है और यहाँ काफी लड़ाई भी हुई है, कुछ गलती
शासन प्रशासन की होगी, कई सारी गलती हमारे लोगों की भी हुई होगी। तो गलती होने के कारण से जो है यहाँ विवाद उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा विवाद उत्पन्न ना हो उसके लिए हमको कानून की जानकारी भी होना चाहिए। जैसे जो है वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत आपने अगर जमीन खेड़ी है तो वो जमीन जो है 13/12/2005 के पूर्व आपने जमीन खेड़ी है तो आपको पति पत्नी के नाम पे 10 एकड़ जमीन मिलेगी, और 10 एकड़ से ज्यादा खेती अगर की है तो वो ऊपर नहीं मिलेगी, 10 एकड़ मिलेगी। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है। दूसरा सामूहिक अधिकार, जैसे आपका गांव जो है बसा है और आपके गांव का जो पारंपरिक व्यवस्था है, जैसे मैंने कहा कि जो है आपके यहाँ किसी की शादी है तो शादी के दिन जो है आपको जो है पत्तल लगते हैं। अभी पता नहीं जो है जंगल वाले करते कि नहीं, लेकिन पहले मैंने देखा कि हम जंगल से जो है पत्ते तोड़ के लाते हैं और उसको जो है सीके जो है उसमें खाते हैं या केले के पत्ते में खाते हैं। तो जंगल से हम शादी के समय पत्तल लाते हैं, फिर खाना बनाने के लिए लकड़ी लाते हैं, सड़ी गली लकड़ी, सूखी लकड़ी लाते हैं। उसके बाद में जो है मंडप बनाते हैं तो जामुन के जो है पत्ते जो है मंडप के ऊपर जो है रखते हैं। तो ये हमारी जो है परंपरा है। लेकिन दूसरे तरफ आप अगर देखेंगे जामुन की डगाल अगर आप काट रहे हैं और फॉरेस्ट वाला आ जाएगा तो आपको ये बोलेगा, क्यों रे आदिवासी छेमचे भिलड़े चोर साले, तेरे बाप का जंगल था तो इसने डगाल काटी। बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है ना। तो वो क्यों बोलता? क्योंकि वो कानून में हमको डगाल काटने का अधिकार नहीं है, हमको पत्ता तोड़ने का अधिकार नहीं है, हमको सड़ी गली लकड़ी लाने का अधिकार नहीं था। लेकिन अभी जो पहले 1927 में जब अंग्रेज हमारे देश में कानून बनाए थे, जंगल को अपने पास रखने के लिए कानून बनाए थे, उस कानून में ये। लेकिन 2006 में वन अधिकार मान्यता कानून आया, उस कानून के प्रस्तावना में ये लिखा कि आदिवासियों के साथ में उपनिवेशिक काल से जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को बदलते हुए इस कानून को लाया। तो कहना, कानून का कहने का मतलब यह है कि उपनिवेशिक काल राजा राजवाड़ों के समय और अंग्रेज और सरकार के समय से आदिवासियों के ऊपर ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उस अन्याय को बदलने के लिए यह कानून लाया। तो वही हमको शादी करना है तो हम चोर कहलाते थे, है ना, चोरीज बोलते थे ना। भाई खाना खाना है, मेरे को बताओ आप कि यहाँ पर बैठे, मैंने तो अभी सुना मेरे घर में जो है अभी भी जो है गैस पर रोटी नहीं बनती। अभी मोदी सरकार आया तब जो है गैस बांटा, और मोदी नहीं था उसके पहले जो भी सरकार रही होगी तो उस समय तुम्हारे घर में गैस जलता था क्या? काय से रोटी बनती थी? लकड़ी से। तो सरकार को नहीं पता कि आदिवासी जो है चूल्हा जलाता लकड़ी से, जंगल से लाता है लकड़ी, पता है कि नहीं पता है? लेकिन जब जो है रोटी खाना, पेट भरना, जिंदा रहने के लिए जंगल में से लकड़ी लाकर चूल्हे में जो है लकड़ी जलाएंगे और उसके ऊपर रोटी सेक के जो है पेट भरेंगे तो हम चोर हो गए। देखो आजाद भारत में आदिवासी चोर। तो पैदा होने के समय लकड़ी लगती हमको, मरने के समय लकड़ी लगती हमको, जिंदा रहने के समय लकड़ी लगती हमको, शादी करने के समय लकड़ी लगती हमको। तो अंग्रेजों से बनाया हुआ कानून में हमको चोर कहा। लेकिन वन अधिकार मान्यता कानून 2006 में आपको यह अधिकार दिया है कि आप जंगल से पारंपरिक रूप से जो जड़ी बूटी हो, फल फूल, भाजी सब्जी, या तो जंगल से जो है सड़ी गली लकड़ी लाने का, या शादी के समय लाने का, या देवी देवता जो घिंचरी बनाते हैं उसको लाने के लिए, ईंधन का डाला लाने के लिए, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था जो है अंग्रेजों से पहले से चलती आई, उस व्यवस्था को कायम रखते हुए कानून ने ये कहा है कि आदिवासियों की परंपरा अनुसार जो अधिकार आदिवासियों को दिए गए हैं वो अभी कानूनी रूप से आपको मिल गए। अभी आप शादी कर सकते हैं, आजादी है आपको, आप रोटी खा सकते हैं, आपको कोई चोर नहीं बोलेगा। अगर वो चोर बोलता है तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारना,
क्यों? क्योंकि वन अधिकार मान्यता कानून ये बोल रहा है, अध्याय 2 हम अभी देख रहे थे, अध्याय 2 में ये कहा है कि आपको स्कूल बनाना है, आंगनवाड़ी बनाना है, दवाखाना बनाना है, पानी की टंकी बनाना है, सड़क बनाना है, बिजली ले जाना है, उसके बाद में आपको जो है सामुदायिक भवन बनाना है, और आपको नाचने का जो है मैदान बनाना है, खेलने का मैदान बनाना है। जो भी आपका परंपरा अनुसार जो है आपकी आवश्यकता है, उसको बनाने के लिए आप 75 पेड़ काट सकते हैं एक बार में, और 1 हेक्टेयर जमीन मतलब 5 एकड़ जमीन आप किसी के पूछे बिना आपकी ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके 5 एकड़ जमीन और 75 पेड़ काटने का अधिकार आपको कानून ने दिया। तो यह हक आपको मिल गया है और 10 एकड़ जमीन मिल गई है। दूसरा जो है आपका पारंपरिक सीमा के अंदर जितना भी जल, जंगल और जमीन आता, आप जो है आपकी पारंपरिक सीमा आपके बुजुर्गों ने जो है जो तय की है, उस सीमा का सीमांकन आप करना चाहिए। उसके बाद में एक सामुदायिक दावा भरना चाहिए। उस सामुदायिक दावे में कॉलम है अलग अलग, आपका पानी कहां पर है, आपके जानवर चरते कहां हैं, आपके जानवर पानी कहां पीते, आप नहाते कहां हैं, आपका पानी पीने का स्रोत क्या है, आप मछली और केकड़े कहां से मारते हो, आप जो है जड़ी बूटी कहां से लाते हैं, आप जो है फल फूल कहां से लाते हो, आप जो है आपका देवस्थल कहां पर है। ये सारे कॉलम है, वो कॉलम भर के हमको अपना दावा सरकार के सामने रखना है और पूरा गांव का कब्जा हमको लेना। ये कानून जब बना, ये कानून बनाने के लिए पूरे देश भर के आदिवासी लग गए थे, क्योंकि इतना अन्याय फॉरेस्ट विभाग ने आदिवासियों के साथ में किया। कई सारे आदिवासियों को सिर मोड़ दिए, गंजी करके जो है डामर लगा दिया, 10-10 किलोमीटर तक जो है जीप के पीछे बांध के घसीटा गया, कई सारे आदिवासियों को मार डाला गया। इस तरह से अन्याय को देखते हुए पूरे देश के आदिवासियों ने मिलके ये कानून बनवाया सरकार के ऊपर दबाव डाल के। तो इस कानून में आपको ये अधिकार है कि आप जो है आपका गांव का पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाला सारा सामुदायिक संसाधन आप ले सकते हैं। और इस कानून की मंशा छोटी नहीं थी, टुकड़े की बात नहीं थी, 5 एकड़ 10 एकड़ की बात नहीं थी, एक गांव की बात नहीं थी। इस कानून का जो है मंशा ये था कि जिस समय टंट्या मामा, खाजा नायक, भीमा नायक, बिरसा मुंडा ने लड़ाई करी थी, वो टुकड़े के लिए नहीं लड़े थे। ये लोग लड़े थे इलाके के लिए। वो इलाका कैसे हमको मिलेगा, तो ये इनकी लड़ाई है। इनकी लड़ाई जो इन्होंने आधे समय में आधी लड़ाई लड़ते लड़ते अपना जान निछावर कर दिया था, वो लड़ाई हमको बढ़ाना है। उस लड़ाई के तहत जो है ये आपका वन अधिकार मान्यता कानून ये कहता है कि पारंपरिक सीमा आप तय करो, और आपकी एक गांव की पारंपरिक सीमा, पड़ोस के गांव की पारंपरिक सीमा, अगले गांव की पारंपरिक सीमा, अगले गांव की, अगले गांव की, अगले गांव की, अगले गांव की, ऐसे अनेक गांव जहां जहां आदिवासी है, उन आदिवासी गांवों की सीमा तय करके वो सारे आदिवासी अपने अपने गांव का सामुदायिक अधिकार ले लिया, तो ये पूरा इलाका हमारा होगा। ये इनकी जो मंशा थी, बिरसा मुंडा का जो सपना था कि इलाका हमारा होना चाहिए और इस इलाके में राज हमारा होना चाहिए, तो इनका कानून हमारे इलाके में नहीं चलना चाहिए। अभी जो है 126 कानून इनके जो है जो आदिवासी इलाके में चलना नहीं चाहिए, 126 कानून हमारे इलाके में ये चला रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आपका पेशा कानून लागू हो गया। अब कैसे लागू होगा पेशा कानून? भाई 1927 का वन अधिनियम लागू है, अभी जो है वन अधिकार मान्यता कानून 2006 आ गया, तो 1927 चलेगा या 6 चलेगा? पुराना कानून तो बदलता है तभी नया बनता है, तो पुराना अंग्रेजों का कानून बदल गया, 1927 वाला बदला तो ये नया आया ना 6 वाला। तो उसी ढंग से हमारे आदिवासी इलाके में कई सारे
जो हमारे साथी लोग मेरे से पूर्व में बोल रहे थे ना, आईपीसी, सीआरपीसी, तो ये तो गैर आदिवासी इलाके के लिए है ना। तो वो कानून हटाओ, पुलिस हटाओ, फॉरेस्ट हटाओ, ये इलाका हमको दे दो, हमको पारंपरिक व्यवस्था से चलने दो, हमको पारंपरिक व्यवस्था से कानून कायदा चलाने दो। तो ये समय अभी आ रहा है साथियों। ये टंट्या मामा का जो आधी लड़ाई है, खाजा नाइक का आधी लड़ाई है, बिरसा मुंडा की जो आधी लड़ाई है, यही इनकी लड़ाई थी। और यही लड़ाई को लड़ते हुए हमको भी जो है हमारा इलाका हम कैसे लेंगे, ये लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए इलाके को लेने की बात हम करेंगे। तो खूब खूब